नमस्कार प्यारे साथियों, क्या हाल है। आज हम क्या है सर, बोरलॉग टेस्ट सीरीज है, उसका जो 5वां टेस्ट था, 5th टेस्ट है, उसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। हमने 5वें टेस्ट में सिर्फ सोइल साइंस के 50 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें 162 के करीब बच्चों ने भाग लिया पूरे भारत से, जिसमें से अंकित कुमार 90%, महेश कासनिया 88 एंड पूजा 86%। इन्होंने क्या है कि जो पहली, दूसरी और तीसरी रैंक है वो हासिल की है। तो ये जो प्यारे बच्चे हैं, तीनों की तीनों ही बेहद ही ज्यादा पढ़ने वाले और होनहार बच्चे हैं। तो अंकित ने तो आज अपना नाम यहाँ अंकित करवा लिया, परंतु क्या है, आप भी यहाँ हमारे बोर्ड पे अपना नाम अंकित करवा सकते हैं। कैसे? कि आपको क्या है, ये जो टेस्ट सीरीज है, इसमें व्हाट्सएप नंबर पर आप क्या है मैसेज करके भाग ले सकते हैं। इस नंबर पर क्या है 94,627 और क्या है 51,501 पर आप मैसेज छोड़ दें और हम आपको क्या है टेस्ट सीरीज में जोड़ लेंगे। ये टेस्ट सीरीज प्यारे बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट है। भारत के किसी भी हिस्से से आप किसी भी एग्जाम्स के लिए आप इसमें जुड़ सकते हैं। तो इन तीनों बच्चों को सबसे पहले तो बधाई। और हम करने जा रहे हैं आज क्या, एनालिसिस। तो हमने 50 प्रश्न पूछे, जिसमें से क्या है 50 क्वेश्चन में से पहला जो क्वेश्चन था ये था कि खेत में नमी की मात्रा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाने वाला उपकरण है। कौन सा नहीं किया जाता, आपको पता है। एक किया जाता है ब्यूकोस मॉइस्चर मीटर, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं जिप्सम ब्लॉक, जिप्सम ब्लॉक, या कहते हैं विद्युत प्रतिरोध या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। 3 नाम है इसके। ये क्या है, ये ज्यादा अंतराल पर अगर हमें सिंचाई करनी हो तो ब्यूकोस मॉइस्चर मीटर का प्रयोग करते हैं। टेंसियोमीटर क्या है, टेंसियोमीटर का हम बालू मृदा में अगर हमें मृदा नमी ज्ञात करनी है तो हम क्या है लगभग 0.85 बार तक इसे यूज कर सकते हैं। किसके लिए? बालू मृदा के लिए। और न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर है, ये बेस्ट क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट है। यानी अगर मॉइस्चर मीटर की बात करें तो सबसे बेस्ट जो है वो न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर मेथड है। अब ये 3 तो हम प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन इसके अलावा हाइग्रोमीटर है, ये हम मॉइस्चर के लिए प्रयोग नहीं करते। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी। और इसके अलावा प्यारे बच्चों हम करते हैं प्रेशर प्लेट एपरेटस। ठीक है, जिप्सम ब्लॉक या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, या हम टेंसियोमीटर का प्रयोग कर सकते हैं बालू मृदा के लिए। क्ले के लिए हम क्या है जिप्सम ब्लॉक का, न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेशर प्लेट एपरेटस है जो लेबोरेटरी के लिए यूज करते हैं। तो 4 प्रकार के हम, वैसे और भी है, और भी हम क्या है फाइब्रोमीटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। अलग अलग मीटर का हम प्रयोग करते हैं, मोस्टली ये चलन में है, और हाइग्रोमीटर का नहीं करते। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर। दूसरा क्या है कि ISS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहाँ है, हमें पता ही है, भोपाल। और क्या है नेक्स्ट, लवणीय मृदाओं का पीएच कितना होता है। देखो साल्ट अफेक्टेड जो सॉइल है वो 3 प्रकार की है, एक तो लवणीय, एक क्षारीय, एक क्या है लवणीय क्षारीय। 1, 2 और 3, इनका पीएच की बात करें तो लवणीय मृदा का जो पीएच है वो 8.5 से कम रहता है, जबकि क्षारीय मृदाओं में 8.5 से ज्यादा। और लवणीय क्षारीय मृदाओं का क्या है 8.5 से ज्यादा या 8.5, समझ रहे हो, यानी 8.5 से ज्यादा या बराबर। तो लवणीय मृदा का होगा 8.5 से कम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार की मृदाओं को सुधारने के लिए किया जाता है। क्षारीय मृदाओं को। प्यारे बच्चों साल्ट अफेक्टेड में अगर लवणीय मृदा है ना, हमारी लवणीय मृदा यानी साल्ट, सफेद कलर के साल्ट, और क्षारीय मृदाओं का यानी ब्लैक कलर की साल्ट। तो जो लवणीय मृदा है इनका सुधार किसी भी अमेंडमेंट्स या सुधारक से नहीं करते, तो किससे करते हैं, क्या करते हैं हम इसमें लवणों, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, लवणों का खुरचना और क्या है लीचिंग के द्वारा। ठीक है, क्षारीय मृदाओं का किसका, जिप्सम के द्वारा, जिप्सम के द्वारा, ये है इसका फार्मूला। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यह है मृदा अपरदन रोकथाम की एक एग्रोनॉमिक मेथड, यानी एग्रोनॉमिकल मेथड की बात करें तो जो मृदा अपरदन है या सोइल इरोजन है, इरोजन में क्या है, अगर डाल है क्या, भूमि की जो सोइल की जो डाल है, कोई भी लैंड है जिसमें इरोजन हो रहा है, उसमें अगर भूमि में क्या है, भूमि में डाल अगर स्लोप 2% से कम है, यानी 2% तक डाल है, तो हम
एग्रोनॉमिकल्स मेजरमेंट्स का प्रयोग या प्रैक्टिसेस का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अगर कोई चीज है तो हम किसका योग करते हैं, हम करते हैं यूज मैकेनिकल मेथड का, यानी यांत्रिक उपाय। और यांत्रिक उपाय में क्या है, देखो एग्रोनॉमिकल्स मेजरमेंट्स है, इसमें हम क्या है, पलवार यानी मल्चिंग का प्रयोग करते हैं, और क्या है, स्मोच कृषि यानी कंटूर कल्टीवेशन भी करते हैं, और टिलेज भू परिष्करण भी करते हैं, इसके अलावा क्रॉप रोटेशन भी करते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग भी करते हैं। तो ये सारे एग्रोनॉमिकल्स मेजरमेंट है, यानी खेती में फसलों में हेर फेर कर अपने ही स्तर पर हम क्या है, हेर फेर करके जो प्रैक्टिसेस प्रयोग करते हैं उन्हें कहते हैं एग्रोनॉमिकल्स मेजरमेंट्स या प्रैक्टिसेस। जबकि क्या है, कंटूर बंडिंग, ये क्या है, स्मोच मेड़बंदी यानी कंटूर बडिंग, ये प्यारे बच्चों एक मैकेनिकल मेथड है, क्या है, यांत्रिक उपाय, जो क्या है 6% ढाल तक प्रयोग किया जाता है। कितने, 6% ढाल तक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि निम्न में से किस किस्म की मृदा में बड़े पोर स्पेस होते हैं, यानी रंध्र पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। रंध्र क्या है, क्या होते हैं, एक तो होते हैं बड़े रंध्र, एक होते हैं छोटे रंध्र। जिन रंध्रों का जो व्यास है 0.06 mm से बड़ा है वो कैटेगरी में आते हैं बड़े, लार्जर के, और जिनका व्यास 0.06 mm से क्या है, स्मॉल है, कम है, वो क्या है, स्मॉलर की कैटेगरी में आते हैं। तो बड़े रंध्र ये हो गए, छोटे रंध्र ये हो गए, यानी पूछा इसका गया है कि 0.06 mm से बड़े यानी बड़े पोर स्पेस वाले रंध्र किस मृदा में पाए जाते हैं। हमें पता है कि बलुई मृदा में पाए जाते हैं, इसीलिए तो बलुई मृदा की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, इसीलिए बड़े रंध्र होने पर जो पानी है नीचे की तरफ क्या है, लीच कर जाता है, टिकता नहीं। जबकि छोटे रंध्र क्या है, चिकनी और दोमट मृदा में होते हैं। नेक्स्ट क्या है कि निम्न में से सबसे अपक्षय प्रतिरोधी मिनरल्स कौन सा है, ये कहा है। अपक्षय का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है, वेदरिंग होता है, यानी टूटना, चट्टानों का टूटकर मिट्टी का बनना, क्या है, एक वेदरिंग प्रोसेस है। देखो कुछ मिनरल्स खनिज ऐसे होते हैं जो आसानी से टूट जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कठोर होते हैं, जो आसानी से नहीं टूटते। तो अगर बात करें कि प्रतिरोधी खनिज, तो इन्हें हम कैसे याद कर सकते हैं। देखो प्यारे बच्चों, हमें कुछ नहीं करना, हमें करना है क्या, QMF, और क्या है इसके अलावा B और C, QMFBC। ठीक है, तो क्या है इसका मतलब, सबसे ज्यादा प्रतिरोधी जो आसानी से नहीं टूटता, तो वो होगा क्वार्ज। पहला हो गया क्वार्ज, दूसरा क्या है, मस्कोवाइट, क्या है, मस्कोवाइट, फिर क्या है, फेल्डस्पार, और फिर क्या है इसके बाद में बायोटाइट, क्या है, बायोटाइट, और फिर क्या है, कैल्साइट। तो सबसे कम कौन सा है, सबसे कम कैल्साइट है, क्या है, कैल्साइट। कि कैल्साइट जो खनिज है सबसे ज्यादा आसानी से टूटता है, जबकि क्वार्ट्ज सबसे ज्यादा क्या है, कठोरता से या सबसे ज्यादा प्रतिरोधी खनिज है। तो हमारा होगा क्वार्ट्ज। नेक्स्ट, क्या निम्न में से कौन सा मृदा ऑर्डर भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है, कि इसने पूछा है कि ऑर्डर कौन सा है सोइल का जो भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि भारत में सबसे ज्यादा किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। जी हाँ, हमें पता है कि भारत में जलोढ़ मृदा यानी एलुवियल सॉइल पाई जाती है। तो इसको बनाने के लिए दो प्रकार के ऑर्डर्स है, एक तो है इंसेप्टिसोल और दूसरा है एंटीसोल। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है, हमें प्यारे बच्चों याद रखना है कि सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो हमें इंडिया में, अगर ऑर्डर पूछा जाए तो इंडिया में है इनसेप्टिसोल। तो हमारा जो पहला इसका आंसर इनसेप्टी, इन इंडिया इनसेप्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अम्लीय मृदाओं में क्या डालकर सुधारा जा सकता है। अम्लीय मृदाओं में क्या, लाइमिंग मटेरियल डालकर सुधारा जा सकता है। लाइमिंग मटेरियल, जिप्सम से क्षारीय मृदाएं सुधरती है, लवणों को खुरचने से लवणीय मृदाएं सुधरती है, जबकि चूना और चूने से जो मटेरियल्स है उनका प्रयोग अम्लीय मृदा के सुधार हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, मृत्तिका कणों का व्यास। देखो क्या होता है कि जो इंडियन अंतरराष्ट्रीय सॉइल साइंस की जो सोसाइटी है, यानी इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस, इन्होंने क्या है 5 प्रकार की श्रेणी बनाई। क्या,
5 प्रकार की। हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है क्ले, और हमें लिखना है सिल्ट, और हमने लिखना है महीन बालू, फाइन सैंड, और हमने लिखना है मोटी बालू, एक हमने लिखना है बजरी। ठीक है, तो क्ले बहुत बार क्वेश्चन आता है, सैंड और सिल्ट, सिल्ट और क्ले से रिलेटेड, ये हमें आज ही हम क्या है इसको याद कर लेंगे। तो क्ले का क्या होता है, क्ले का होता है 0.002 mm से कम, सारी की सारी जो कैटेगरी है वो mm व्यास में है, मिलीमीटर व्यास में से कम। ठीक है, सिल्ट का कितना है 0.002 से 0.02 mm तक, मीन बालू का 0.02 से 0.2, और मोटी वाली का 0.2 से 2, और बजरी का क्या है 2 से ज्यादा। देखो प्यारे बच्चों कि क्या है कि जो मृदा है, सोइल जो पार्टिकल्स है उसे, जो इसकी कैटेगरी है, अगर वो क्या है 2 mm तक के व्यास वाले कण है, उन्हें ही हम सोइल कहते हैं, मृदा कहते हैं। और सोइल में क्या है 3 प्राइमरी फ्रैक्शन होते हैं, या 3 प्राथमिक कण, कौन से, सैंड सिल्ट क्ले, सैंड सिल्ट क्ले। और नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे, नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग कहाँ है, पता ही है हमें, ये प्रश्न बहुत बार आता है। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस के अनुसार सिल्ट का हमने बता ही दिया। नेक्स्ट क्या है, मृदा निर्माण का सक्रिय कारक। देखो जोफे ने कहा था कि मृदा का जो निर्माण है उसमें 2 प्रकार के कारक होते हैं, एक तो होते हैं सक्रिय कारक, किसने कहा, जोफे ने, एक होता है निष्क्रिय कारक, यानी जो क्या है सक्रिय भूमिका निभाते हैं, यानी पैसिव। जो कारक क्या है, सक्रिय भूमिका, जो आप खुद काम करते हैं मृदा निर्माण के लिए, तो वो तो है क्लाइमेट और ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो खुद काम करते हैं। जबकि ऐसे 3 फैक्टर जो पड़े रहते हैं, कौन से, RPT यानी पेरेंट मटेरियल टाइम्स, और रिलीफ यानी टोपोग्राफी। देखो प्यारे बच्चों, अगर सोइल फैक्टर की बात करें, सोइल फैक्टर किसकी, सोइल फॉर्मेशन फैक्टर की बात करें, तो हमें क्या याद रखना है, सोइल इज इक्वल टू F। ठीक है, यानी फैक्टर, और क्या है हमें याद रखना है, क्लोर पीटी, 5 हो गए ये, क्लोर पीटी। तो ये क्लो है ना, यही क्या है, क्लो मतलब पंजा, तो ये क्या है, यही काम करते हैं, बाकी क्या है ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो ये निष्क्रिय हुई, ये सक्रिय। क्लियर। अब देखें तो इसमें प्यारे बच्चों कौन सा होगा, कि पहला जो ऑप्शन है वो है सक्रिय कारक। क्या है कि एक अच्छी तरह से विकसित मृदा होती है, एक जो मृदा है विकसित, वो क्या होती है, ABC तीनों सहस्त्र पाए जाते हैं। कि मृदा निर्माण क्या है, हमें पता है मृदा निर्माण एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, कितना टाइम लगता है, 800 से 1000 साल लगता है, तो धीमी प्रोसेस है। और क्या है, लगातार निरंतर चलने वाली, ऐसा तो है नहीं आज भी मृदा का निर्माण, आज कोई भी पार्टिकल से टूटा कल नहीं टूटेगा, ऐसा नहीं होता। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, स्लो एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट क्या है, कार्बनिक मृदा युक्त मक मिट्टी में किस प्रकार के या कितने कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। देखो प्यारे बच्चों कि जो हिस्टोसोल गण है ना, हमारे गण का जो सबसे एक एक चीज है गण की हमने करवाई हुई है, आप आराम से देख सकते हैं। हिस्टोसोल जो गण है उसमें 2 प्रकार की मृदा आती है, एक तो आती है देखो मक सोइल, जो इंपॉर्टेंट है मक सोइल, एक है पीट सोइल, पीट सोइल, मक सोइल और पीट सोइल। देखो मक सोइल में क्या है 20 से लेकर 50% कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, जबकि पीट सोइल में 50% से अधिक कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। क्या कि अगर मक सोइल है तो उसमें कार्बनिक पदार्थ 20 से 50% पाया जाएगा, लेकिन मक सोइल में क्या होगा, मरा हुआ यानी पूर्ण अपघटित यानी कंप्लीटली डिकम्पोज्ड अगर ऑर्गेनिक मैटर है तो वो मक सोइल में पाया जाएगा। पीट सोइल में क्या, स्लाइटली डिकम्पोज यानी कम डिकम्पोज या लेस डिकम्पोज पाया जाएगा, लेकिन इसमें कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होता। तो क्या होगा इसका, इसका होगा ये। नेक्स्ट देखें कि 6 पीएच वाली, आपको पता ही है कि जो उदासीन मृदा का जो पीएच होता है ना, वो होता है 6.5 से 7.5, ये हम उस उदासीन की कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन 6 से नीचे है तो वो क्या होती है, एसिडिक सोइल होगी यानी अम्लीय मृदा। क्या है, धनायन विनिमय क्षमता की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, पहली हम लिख सकते हैं किसकी, वर्मीकुलाइट की, किसकी, वर्मीकुलाइट, वर्मीकुलाइट कितनी 120 से 150 तक। और फिर हम लिख सकते हैं मोंट मोरिलोनाइट। अगर इसमें वर्मीकुलाइट नहीं दिया हो, है तो वर्मीकुलाइट, वर्मीकुलाइट नहीं दिया हो तो क्या करेंगे, मोंट मोरिलोनाइट, क्या करेंगे, मोंट मोरिलोनाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि क्लोराइड क्या है। देखो प्यारे बच्चों, एक होता है 1:1, एक होता है
2:1, एक होता है 2:1:1, ठीक है। जैसे केओलिनाइट, केओलिनाइट्स क्या है 1:1, ऐसे वर्मिकुलाइट या मोंटमोरिलोनाइट, मोंटमोरिलोनाइट। एक बार क्लोराइट, क्लोराइट में क्या है कि सिलिका, एल्यूमिनियम और इसके साथ एक्स्ट्रा सीट पाई जाती है, जिसे 2:2 भी कह सकते हैं, जैसे ब्रूसाइट या क्या है क्लोराइट। इसमें एक एक्स्ट्रा सीट होती है किसकी, मैग्नीशियम की। तो ये कौन सा है, क्लोराइट, 2:2। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पीएच की अवधारणा किसने दी, क्या होती है पीएच, पीएच की अवधारणा दी सोरेनसन, कब 1909 में। जबकि पीएच तो किसने, सोरेनसन ने दी, जबकि पीएफ की अवधारणा किसने दी, स्कोफिल्ड ने। ऐसे लिख सकते हो स्कोफिल्ड, कब 1935 में स्कोफिल्ड ने पीएफ, और क्या है पीएच किसने, सोरेनसन ने दी। नेक्स्ट क्या है कि 2.65 ग्राम पर सीसी क्या है पार्टिकल डेंसिटी हो, और पोर स्पेस 40 हो, तो उसकी क्या है स्थूल घनत्व पूछा है। क्या पूछा है, स्थूल घनत्व। अगर हमें पोरोसिटी का फार्मूला हमें याद हो तो हम क्या है स्थूल घनत्व निकाल सकते हैं, जैसे 1:1 - BD/PD। देखो प्यारे बच्चों कि जो 1 से लेकर Z तक जो हमारे वर्ड्स है उसमें B पहले आता है, तो क्या है हमें B ऊपर लिखना है और PD नीचे लिखना है × 100। ये है क्या रंध्रावकाश का फार्मूला। अब यहाँ हमें BD निकालना, तो यहाँ x रख सकते हैं और इस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसका कमेंट कर देना। फेल्सपार क्या है कि क्या है फेल्सपार क्या है, एक प्राथमिक खनिज, ऐसा खनिज जो क्या चट्टानों का सीधे टूटते ही जिस खनिज का निर्माण होता है वो प्राथमिक, और प्राथमिक खनिजों से मिलकर जो खनिज बनता है उसे द्वितीयक खनिज कहते हैं। द्वितीयक खनिज में सबसे फेमस उदाहरण है मोंटमोरिलोनाइट, इसके अलावा सबसे फेमस है डोलोमाइट, डोलोमाइट और जिप्सम। ये दो महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके अलावा प्राथमिक में क्या है क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, माइका, जिसमें क्या बायोटाइट और मस्कोवाइट, ये ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि FYM का CN अनुपात कितना होता है, 15 से ज्यादा होता है, इसलिए 20:1। और क्या है PF का मान कितना होता है, जल, उपलब्ध जल, यानी एक तो होता है सेचुरेशन पॉइंट, अगर है सेचुरेटेड पॉइंट है तो उसका होगा 0 PF, क्या होगा 0 PF। और अवेलेबल वाटर है हमारे पास, अवेलेबल वाटर या क्या फील्ड कैपेसिटी है, तो इसका होगा 2.53। इसके अलावा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है, उसका पीएच पूछ ले तो 4.18। अगर क्या है कि यो मनो की ओवन ड्राई सॉइल है, ओवन ड्राई सॉइल है, तो उसका कितना होगा, ओवन ड्राई सॉइल का 7 होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम याद करते हैं। तो इसका 2.54 यानी 53। ठीक है। सामान्य मिट्टी का पार्टिकल डेंसिटी कितनी होती है, सामान्य मृदा की पार्टिकल डेंसिटी पूछिए 2.6, यानी जो हमारी सोइल का जो वॉल्यूम होता है उसमें कितना 45% क्या खनिज और 5% क्या ऑर्गेनिक मैटर, 25% जल और 25% वायु। तो 25 से 25 50% क्या स्थूल भाग यानी ठोस भाग और 50% रंध्र हो गए। तो क्या है पार्टिकल डेंसिटी 2.65 होती है, जबकि क्या स्थूल घनत्व होता है वो क्या होता है, बल्क डेंसिटी कितनी होती है 1.33, यानी इसकी आधी होगी, क्योंकि इसमें 50% रंध्र भी शामिल होते हैं, जबकि इसमें सिर्फ कण कण शामिल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखें, डोलोमाइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, क्या मैग्नीशियम। डोलोमाइट क्या है, एक द्वितीयक खनिज। टूरमेलाइंस क्या है, देखो प्यारे बच्चों ऐसा पूछा जाता है, अब याद रख लेना कभी। एक तो होता है टूरमेलाइंस, टूरमेलाइन, देखो प्यारे बच्चों टूरमेलाइन सोर्स है बोरोन का, किसका, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, इन्हीं में से आएगा जो मैंने लिखा दिया, आप समझ रहे हो। टूरमेलाइन किसका है, बोरोन का। किसका है, एक होता है ओलिवाइन्स, ओलिवाइन किसका है, मोलिब्डेनम। कैसे याद करना है, टूरमेलाइन याद कर लोगे, ओलिवाइन भी याद कर लोगे आप। देखो एक तो होता है मोली, एक होता है मोली, एक होता है ओली। तो ओलिवाइन मोली मोलिब्डेनम का, ओलिवाइन मोलिब्डेनम का, ओलिवाइन क्या है मोलिब्डेनम का। ठीक है। टूरमेलाइन बोरोन का। ह्यूमस का क्या है 10:1। ये तो छोटे से बच्चे को भी ध्यान है। और क्या है, वेम क्या है, वेम क्या है, वेम वेसिकुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा, क्या है ये फफूंद है, क्या है ये फंजाई। किसका काम करता है, फास्फोरस को क्या है अवशोषक का काम करता है। फास्फोरस को क्या है उच्च श्रेणी के पादपों में जड़ों के माध्यम से, जबकि राइजोबियम नाइट्रोजन को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। जल के माध्यम से परिवहन की गई नदी घाटियों में जमा की गई
अपक्षयित यानी इरोजन के बाद में जो इरोडेड जो मिट्टी है वो अगर जमा हो जाए तो उस मिट्टी को क्या कहते हैं? जलोढ़। कैसे? अगर जल के द्वारा कटकर कोई मिट्टी दूसरी जगह आकर जमा हुई तो उसे कहते हैं जल ओड, यानी जल को ओड कराने वाली, उसे कहते हैं एलुवियल। जलोढ़ मतलब एलुवियल। अगर वायु के द्वारा कोई कटकर मिट्टी दूसरी जगह डिपॉजिट होगी तो उसे कहते हैं एओलिन्स। क्या कहते हैं? एओलिन। एओलिन में भी दो प्रकार है। अगर कोई मिट्टी कटकर, कोई मिट्टी का मतलब अगर मिट्टी बालू हुई तो उसे कहते हैं एओलिन्स। अगर मिट्टी क्या है? सैंड, सिल्ट हुई, क्या हुई? सिल्ट, तो उसे कहते हैं लोएस। अगर सिल्ट मिट्टी कटकर दूसरी जगह डिपॉजिट तो उसे लोएस, अगर बालू हुई तो उसे एओलिन्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि सोलम में शामिल है। सोलम में प्यारे बच्चों एक तो होता है सोलम, सोलम में ए प्लस बी होता है, जबकि क्या है? रिगोलिथ में क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, क्या है? मिट्टी एक अच्छी तरह से फुली हुई है, उसमें अधिक मात्रा में क्या होता है? देखो प्यारे बच्चों कि जो क्या है, एक तो होता है फ्लोक्यूलेशन, फ्लोक्यूलेशन, एक होता है डी फ्लोक्यूलेशन। इसे कहते हैं फ्लोक्यूलेशन को एग्रीगेशन। छोटे छोटे कण, क्या? छोटे छोटे कण, मिट्टी के कण मिलकर क्या है? एक पुंज का निर्माण करते हैं, यानी समुच्चय, एग्रीगेट्स का ऐसे ही होते हैं। ये कण है और इस प्रकार छोटे छोटे बारीक ढेले समुच्चय का निर्माण करते हैं, जिसे कहते हैं एग्रीगेट्स। और ये जब नहीं होंगे ना मृदा में, ये छोटे छोटे कण मिलकर समुच्चय का निर्माण करते हैं। अगर ये समुच्चय नहीं होंगे तो हमारी मृदा किसी भी काम की नहीं रहेगी। तो ये क्या है? ये फायदा करते हैं। क्या है? ये मिट्टी को जोड़ने का काम करते हैं। मिट्टी को क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। तो सबसे बेस्ट जो ऐसा तत्व है जो मिट्टी को जोड़ने के काम आता है वो होता है प्यारे बच्चों कैल्शियम। क्या? कैल्शियम। क्या? कैल्शियम। और ऐसा पोषक तत्व या ऐसा तत्व जो मिट्टी के एग्रीगेट्स को तोड़ता है तो हमें क्या है? नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसा होता है कि सबसे ज्यादा नुकसान सिलिकॉन पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है? सिलिकॉन पहुंचाता है। उसके बाद में क्या? एल्यूमिनियम पहुंचाता है। क्या? एल्यूमिनियम पहुंचाता है। क्या? एल्यूमिनियम पहुंचाता है। और सोडियम भी पहुंचाता है। और क्या? पोटेशियम भी पहुंचाता है। ये जो तत्व है आपसे ये सब नहीं पूछे जाएंगे आपसे। क्या? सिलिकॉन, एल्यूमिनियम या सोडियम या पोटेशियम नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि फ्लोक्यूलेशन के लिए जिम्मेदार तत्व है तो वो है कैल्शियम, जबकि डी फ्लोक्यूलेशन, क्या? डी फ्लोक्यूलेशन के लिए जिम्मेदार तत्व है तो हमें ऑप्शन दिया जाएगा सोडियम। हमें करना है सोडियम बस। नेक्स्ट क्या है? केंद्रीय मृदा लवणता कहां है? सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कटा भाई करनाल, खड़ा है करनाल। नेक्स्ट, अम्लीय आग्नेय चट्टानों में सिलिका की मात्रा होती है। देखो प्यारे बच्चों, जिस मृदा में सिलिका ज्यादा होगी तो क्या है? अम्लीयता बढ़ेगी। अगर सिलिका ज्यादा होगी तो अम्लीयता बढ़ेगी। जैसे बात करें कि ग्रेनाइट, ग्रेनाइट क्या है? एक है अम्लीय चट्टान है, अम्लीय चट्टान है, जबकि बेसाल्ट क्या है? क्या है? क्षारीय चट्टान है। तो देखो कि सिलिका अगर ज्यादा होगी, कितनी? सिलिका अगर ज्यादा होगी, सिलिका ज्यादा होगी तो क्या है कि कितनी? 65% से ज्यादा, 65 से 75% तक अगर सिलिका होगी तो वो चट्टान कहलाएगी अम्लीय। क्या? 65% से ज्यादा अगर कोई सिलिका की मात्रा जिस खनिज में होगी तो वो होगी अम्लीय चट्टानें। अगर क्या है कि 40% से 55% अगर सिलिका हुई तो वो क्या कहलाएगी? बेसाल्ट या क्षारीय चट्टानें। अगर इनके बीच में यानी 65 से लेकर 55 से लेकर 65% अगर सिलिका है तो वो मध्यम किस्म की यानी मध्यम चट्टानें कहलाएगी, इंटरमीडिएट। तो अगर 65% से ज्यादा अगर सिलिका है तो वो अम्लीय चट्टानें जैसे ग्रेनाइट। अगर क्या है 40 से लेकर 50-55% है तो वो बेसाल्ट क्षारीय चट्टानें जैसे बेसाल्ट। क्लियर है? सबसे आमतौर पर पाई जाने वाली मिट्टी का प्रकार कौन सा है? हमें पता ही है, हमने बताया जलोढ़ भारत में सबसे आम पाया जाता है। इसके अलावा जल अपर्दन की सबसे बड़ी अवस्था कौन सी है? सबसे बड़ी अवस्था कौन सी है? जल अपर्दन की सबसे बड़ी अवस्था कौन सी है भाई? ये क्या है? गली। देखो गली क्या है? खतरनाक, डेंजरस, सबसे खतरनाक फॉर्म है और इसे क्या है? टिलेज के द्वारा सही नहीं किया जा सकता। फादर ऑफ सोइल साइंस क्या है? डोकुचेव। फादर ऑफ सोइल साइंस डोकुचेव है। क्या है?
डोकुचेव। डोकुचेव इन्होंने क्या किया था आपको पता ही है, इन्होंने सोइल फॉर्मेशन का फार्मूला बताया था कि सोइल फॉर्मेशन कैसे होती है, सोइल फॉर्मेशन कैसी होती है, ये इन्होंने हमें बताया था। तो इन्हें मोस्टली क्या है, पेडोलॉजी के भी फादर कहा जाते हैं, सोइल साइंस के भी फादर कहा जाता है, मॉडर्न सोइल साइंस। निम्न में से खेती करने योग्य संयंत्र कौन सा है? खेती करने योग्य संयंत्र, देखो अगर ऐसी मृदा है जिसको आज तक हमने कभी छेड़ा ही नहीं, कल्टीवेशन नहीं की, तो उसमें ऊपरी जो संयंत्र होगा छोटा, उसे कहते हैं ओ संयंत्र। उसके नीचे जो खेती करने वाला संयंत्र है वो होता है ए संयंत्र। अगर कल्टीवेटेड लैंड है तो ये संयंत्र क्या है, जो ओ संयंत्र है, कल्टीवेटेड है, कल्टीवेटेड या कृषित भूमि में नहीं पाया जाता। तो फिर कल्टीवेटेड लैंड में या कृषित भूमि में कौन सा संयंत्र पाया जाएगा? ए संयंत्र पाया जाएगा। और इसका रंग क्या होता है? गहरा होता है, डायरेक्ट कलर। तो निम्न में से खेती करने योग्य संयंत्र है ए संयंत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कौन सा संयंत्र कृषि मृदा में नहीं पाया जाता? हमें पता ही है कि अगर खेती की तो कौन सा संयंत्र नष्ट होगा, नहीं पाया जाए, ये जंगली संयंत्र, ये क्या है, जंगलों में पाया जाता है। कौन सा? ऑर्गेनिक संयंत्र या ओ संयंत्र। ठीक है, निम्न में से किस संयंत्र में कार्बनिक पदार्थ पूर्ण रूप से विघटित होते हैं? इसने पूछा है कि ऐसा कौन सा संयंत्र है जिसमें पूर्ण रूप से कार्बनिक पदार्थ, हमें पता है ए संयंत्र, तभी तो इसका क्या है कि कार्बनिक पदार्थ क्या है, डिकम्पोज हो गए, कंप्लीटली डिकम्पोज हो गए, ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ह्यूमस क्या करती है, रंग गहरा होती है, इसलिए ए संयंत्र का रंग क्या है, गहरा। मृदा विज्ञान की किस शाखा में उत्पत्ति, वर्गीकरण और संरचना का देखो कि दो, जो सोइल साइंस है ना, उसकी क्या है, दो अप्रोच है। कितनी अप्रोच है? दो अप्रोच है। पहली तो है क्या, पेडोलॉजी, एक है एडेफोलॉजी। हमें याद क्या करना है, एक है पेडोलॉजी, एक एडो, यानी पेडो मतलब पेडोन, अगर किसी भी कण का क्या, किसी भी कण की क्या है, उत्पत्ति, उत्पत्ति यानी उस कण की उत्पत्ति कहाँ हुई है, या उसका क्या है, वर्गीकरण है, किस वर्ग के अंतर्गत वो कण आता है, और क्या उसका क्लासिफिकेशन के बाद में उसका वर्गीकरण और उसका विवरण है। अगर इसकी बात की जाए, उसके डिस्क्रिप्शन की बात की जाए, तो वो पेडोलॉजी के अंतर्गत आती है। जबकि एडेफोलॉजी में क्या है, अगर मृदा का अध्ययन पादपों के संबंध में किया जाए, पादप और मृदा का संबंध है, यानी मृदा का अगर अध्ययन पादपों के संबंध में कि किस मृदा में किस प्रकार के पादप अच्छी तरह से वृद्धि करेंगे या उत्पादन कितना होगा, ये क्या है, एडेफोलॉजी कहलाती है। पेडोलॉजी और एडेफोलॉजी, देखो पेडो, हमें याद क्या करना है, हमें याद क्या करना है कि मृदा एक क्या है, पेडोलॉजी के अनुसार क्या है, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। क्या है? प्राकृतिक पिंड, यानी नेचुरल बॉडी। क्या है कि पेडोलॉजी के अनुसार सोइल क्या है, नेचुरल बॉडी। यही तो क्या है, डोकुचेव ने कहा था। किसने? डोकुचेव ने कहा, इसलिए तो फादर कहते हैं पेडोलॉजी का। तो नेचुरल बॉडी किसके अनुसार, पेडोलॉजी के, एडेफोलॉजी के अनुसार क्या है, मृदा क्या है, प्राकृतिक आवास, क्योंकि ये पादपों को क्या प्रदान करती है, घर प्रदान करती है, आवास प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त है क्या, वर्टिसोल। कपास की खेती काली मृदा में होती है। क्या? काली मृदा में। कौन सी मृदा में? काली मृदा में। और इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है, मोंट मोरिलोनाइट है। कौन सा? मोंट मोरिलोनाइट। कपास के साथ है और किसकी खेती कर सकते हैं, सोयाबीन की खेती कर सकते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि स्वेलिंग श्रिंकेज प्रॉपर्टी किस में पाई जाती है, तो वो कपास वाली वर्टिसोल में ही पाई जाती है। जल अपर्दन के लिए भू परिष्करण की प्रक्रिया से सुधारा नहीं जा सकता, यानी ऐसी कौन सा क्या है कि जल का अपर्दन है जिसके द्वारा क्या है, जिसे टिलेज के द्वारा नहीं आसानी से सुधारा जा सकता। तो गली है, बड़े बड़े रिवाइंस, बड़ी बड़ी क्या है कि नालियां नालिकाएं बन जाती है, जिसे ट्रैक्टर के द्वारा हमें नहीं सुधार सकते। और निम्न में से किस मृदा में कुल रंध्र अवकाश अधिक पाए जाते हैं, बताओ भी ऐसी कौन सी मृदा होती है जिसमें अधिक रंध्र अवकाश पाए जाते हैं, ऐसी कौन सी मृदा है जिसमें अधिक रंध्र अवकाश पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पश्चिमी राजस्थान का प्रधान पश्चिमी राजस्थान में प्रधान मृदागण कौन सा है, यानी इसने पूछा था कि पश्चिमी राजस्थान में किस प्रकार का मृदा गण पाया जाता है, तो हमें देखना है एरिडोसोल्स। कौन सा? एरिडोसोल्स। नेक्स्ट क्या है, मैग्नीशियम माइका। मैग्नीशियम माइका है, देखो मैग्नीशियम माइका क्या है, बायोटाइट। मैग्नीशियम माइका क्या है, बायोटाइट। और निलंबन सस्पेंशन में मृदा कणों का व्यास क्या है, निलंबन में देखो तीन प्रकार की होती है, एक तो होता है सस्पेंशन,
यानी निलंबन, एक होता है सरफेस साल्टेशन, साल्टेशन यानी उच्छलन, उच्छलन, एक होता है सरफेस क्रीप यानी सतह सर्पण। देखो कि निलंबन, निलंबन क्या होता है, आप देखते हो कि जो जब आंधियों का वक्त आता है, जब जून जुलाई से पहले मार्च मई का महीना आता है, तो क्या होता है, हवा में क्या है, धूल के कण झूलने लगते हैं जब आंधी आ जाती है। तो ये जो झूलते हुए कण होते हैं उनका व्यास होता है 0.1 mm से कम के, जो क्या है, कम के जो कण होते हैं वो सस्पेंशन अवस्था में रहते हैं, जो क्या है 3 से 4% जो नुकसान है इसी अवस्था से होता है। इसके अलावा 0.1 से 0.5 mm के जो कण है वो क्या है, साल्टेशन यानी क्या है, उछल के जाते हैं, उछल के क्या है, कई फुट दूर पर जाकर गिरते हैं। इससे क्या है 50 से 75% सर्वाधिक नुकसान साल्टेशन से होता है। जबकि सरफेस क्रीप्स में क्या है, जब मृदा के कण क्या है 0.5 mm से अधिक होंगे तो वो क्या सरफेस क्रीप की कैटेगरी में आएंगे। इससे क्या है लगभग 5 से 25% नुकसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जल अपर्दन के लिए किस प्रकार को किसान की मृत्यु कहते हैं, कि मृदा का ऐसा कौन सा जल अपर्दन है जो क्या है कि जिसे कहते हैं किसान की मृत्यु। देखो प्यारे बच्चों कि जो सीट है, जो क्या परत सरण यानी सीट इरोजन है, क्या होता है उससे क्या है ऊपर से क्या है पूरी की पूरी सीट है वो चली जाती है, यानी ऊपरी परत घुलकर बाहर चली जाती है, तो क्या होता है पोषक तत्व वाली परत खत्म हो जाती है। इसे कहते हैं किसान की मृत्यु। एक इसका नाम है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मलाई उतरना, क्योंकि पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं इसलिए मलाई उतरना। अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट का अम्लीयता तुल्यांक है, ये क्वेश्चन 50वां आपके लिए है, कमेंट कर देना, क्योंकि मैंने ये अम्लीयता जो तुल्यांक है ये मैंने करवाया हुआ है, वीडियो देखना और है कमेंट कर देना। आज का जो सेशन है यही खत्म करते हैं प्यारे बच्चों। जो ये जो टेस्ट है आपने 50 क्वेश्चन देखे थे, आपको ये लगा होगा कि कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपने कहीं ना किसी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखे हैं। तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं है, मौका हाथ से निकल जाएगा, आप देखते रह जाओगे। इसलिए क्या है कि हम तैयारी के साथ साथ हमें टेस्ट सीरीज देनी अति आवश्यक होती है, तभी तो जाकर हमारा सिलेक्शन होगा, और हम सर बोरलॉग टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, हम निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिया से कहीं से भी आपको जोड़ लेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।